नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हर बार वायदे करके सब्ज़बाग दिखाकर इलेक्शन जीते जा सकते हैं? क्या हर बार आखिरी वक्त पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर या फिर गुजरात की अस्मिता का सवाल उठाकर इलेक्शन जीते जा सकते हैं? और अगर यही सब कुछ पिछले 27 वर्षों से होता चला आ रहा है, तो क्या इस बार मोदी जी अपने इसी खेल में कामयाब होने जा रहे हैं या इस बार खेल जनता खेलने जा रही है? अब अगर आप गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल देखिए, फाइनल ओपिनियन पोल्स देखिए, या यूं कहूं पेड ओपिनियन पोल, पैसे देकर जो ओपिनियन पोल कराए जाते हैं, तो उसमें तो वोटिंग से पहले ही मोदी जी ने, शाह साहब ने मैदान मार लिया है। कोई चैनल है तो 140 सीट दे रहा है, कोई 130 सीट दे रहा है। दोनों हाथों से मोदी जी को खुलकर थोक के भाव सीटें दी जा रही हैं। बीजेपी 134 से 142 यानी बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है बीजेपी की। तो ये गुजरात का फाइनल ओपिनियन पोल। अब दोस्तों, इन ओपिनियन पोल या पेड ओपिनियन पोल्स से हटकर गुजरात की जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। सच ये है कि गुजरात की जनता आज गुजरात की सरकार के मुखालिफ खड़ी हो गई। और अगर आप देखें तो विपक्ष की जो रैलियां हो रही उसमें भीड़ ही भीड़ दिखेगी, जैसे कोई जन सैलाब उमड़ रहा हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सूरत में, अहमदाबाद में रैली हो, या फिर कन्हैया कुमार की रैली हो जो जमकर अमित शाह मोदी का नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि मैं गरीब का बच्चा हूं, तो मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे यह बात समझ में आई, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का विरोध करते हैं और उनका ही गृह मंत्री अपने धीकरा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाता है। और अगर भीड़ बटोरने की बात हो रही है तो इमरान प्रतापगढ़ी, जो एक प्रतापगढ़ के एक छोटे से उत्तर प्रदेश के शहर के एक शायर हैं, भीड़ यहां भी उमड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के भ्रष्टाचारी और कुशासन के खिलाफ गुजरात की जनता लड़ रही है। गुजरात की जनता परिवर्तन चाहती है। तो एक तरफ तो विपक्ष का हर नेता भीड़ खींच रहा है और दूसरी तरफ गुजरात के जो किंग हैं, अनडिस्प्यूटेड किंग, या गुजरात के जो अनडिस्प्यूटेड प्रिंस हैं, किंग और प्रिंस की रैलीज में अभी भी कहीं ना कहीं कुर्सियां खाली दिख रही हैं। तो सवाल इस बात का है कि क्या 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, 27 साल के बीजेपी राज के बाद, इस बार इट्स बीजेपी वर्सेस पीपल, या यूं कहें सरकार बनाम जनता या भाजपा बनाम जनता। अब दोस्तों, इसे 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहें या 27 साल का बीजेपी का राज कहें, लेकिन इसको लेकर ऐसा लगता है कि इस बार गुजरात में पीपल वर्सेस गवर्नमेंट या भाजपा बनाम जनता, इस तर्ज पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है या दिख रहा है, उसकी काट के लिए मोदी और शाह कौन सा नया खेल खेलने जा रहे हैं, मोदी और शाह कौन सी रणनीति अपना रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बड़े सवाल पर मैं आऊंगा और तथ्यों के आधार पर जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये नौबत आई क्यों। जनता सड़कों पर निकल आई, गलियों में निकल आई, ये नौबत आई क्यों? और अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी के जो पिछले 8 साल हैं, जब से वो गांधीनगर छोड़ के इंद्रप्रस्थ दिल्ली में आए, उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक फ्लॉप चीफ मिनिस्टर गुजरात को दिए, वहीं से बीजेपी का डिक्लाइन, बीजेपी का पतन शुरू हो गया। और किसी तरह से 2017 में, पिछली बार मोदी जी ने गेम तो जीत लिया, लेकिन इस बार गेम फंसा हुआ है। तो एक नज़र पहले डालते हैं कि आखिर ये जनता की जो नाराजगी है, इसकी जड़ में क्या है। अब मोदी जी अगर जिस वक्त वो दिल्ली जा रहे थे, अगर कोई मजबूत मुख्यमंत्री
अमित शाह जैसा या जयनारायण व्यास जैसा कोई मुख्यमंत्री गुजरात को देते तो स्थिति थोड़ी सी संभल सकती थी, लेकिन अमित शाह को वो बीजेपी में लिया है और व्यास साहब को उन्होंने किनारे पहले ही कर दिया था। उन्होंने जगह बनाई आनंदीबेन के लिए, क्योंकि आनंदीबेन उनकी कोटरी की थी, लेकिन 2 साल से ज़्यादा आनंदीबेन चल नहीं पाई। आनंदीबेन का थोड़ा झगड़ा अमित शाह से भी था और तब आनंदीबेन से इस्तीफा लिया गया 2 साल के अंदर, क्योंकि 2017 में चुनाव थे और तब विजय रूपानी आए और विजय रूपानी 2016 से लेकर 2021 तक हुए। लेकिन जब ये चुनाव आया तो रूपानी का भी वही हाल हुआ जो आनंदीबेन का हुआ था। उसके बाद भूपेंद्र पटेल साहब आए और ये जो भूपेंद्र पटेल साहब हैं, आज भी मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अगर आप गुजरात में किसी भी शहर में चले जाइए, अगर 10 लोगों से आप मुख्यमंत्री का नाम पूछेंगे तो हो सकता है कई लोग ये ना बता पाएँ कि मौजूदा समय में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं। यहाँ से आप भूपेंद्र पटेल की सरकार, उसकी आप परफॉर्मेंस को आंक सकते हैं। और अगर हम देखें ये जो तीनों मुख्यमंत्री हैं, उनके टाइम पे चाहे विकास हो, चाहे पॉलिसी हो, चाहे फिर योजनाओं का कार्यान्वयन हो या फिर भ्रष्टाचार हो, सब कुछ बीजेपी के अगेंस्ट गया। अब दोस्तों, इन तीनों मुख्यमंत्रियों ने पिछले 8 साल में गुजरात का जो बेड़ा गर्क किया है। मैंने कोशिश करी, चंद महीने पहले मैं गुजरात में था और मैं कैमरा लेकर गुजरात जब घूमा तो मेरी भी आंखें खुल गईं। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप अंदाज़ा लगा के देखिए, अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गुजरात किस मुहाने पे खड़ा है और जनता अगर नाराज़ है तो फिर क्यों ना नाराज़ हो। मिसाल के तौर पर ये मोदी जी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ढुलेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, जहां पर मोदी जी ने वादा किया था कि सिंगापुर से बेहतर शहर बनाएंगे। हकीकत ये है दोस्तों कि वहां ऊंट चल रहे हैं कहीं और कहीं पर अभी भी बुनियाद नहीं रखी गई किसी इमारत की। ये हाल है ड्रीम प्रोजेक्ट का, ये विकास की गति है। और अगर आप अहमदाबाद जाएंगे तो अगर आप मेट्रो प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं बल्कि कोई दलदल है जिसमें अहमदाबाद फंस गया है। और चौंकाने वाली बात यह कि हर चुनाव में मोदी जी इस मेट्रो प्रोजेक्ट का किसी न किसी फेज का उद्घाटन कर देते हैं। और अगर आप वहां से गुजरात के गांव की तरफ जाएंगे तो वहां भी आपको हकीकत दिखेगी मोदी जी के विकास की। आज भी स्कूलों की हालत जर्जर है, इमारतें नहीं हैं, कहीं पाइप है तो पानी नहीं है और कहीं बिजली का पॉइंट है तो बिजली नहीं है। और उधर अगर आप अस्पताल देखें गुजरात के, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कैमरे में कैद किया, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। अस्पताल में भी वही हाल है जो गांव में स्कूलों का हाल है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का, मोदी जी के मेट्रो प्रोजेक्ट का, अगर अस्पतालों का, अगर वाटर पाइपलाइन का और अगर स्कूलों का हाल ये है जो कैमरे ने आपको दिखाया, तो फिर जनता भला नाराज़ क्यों ना हुआ। 27 साल के बाद जनता के सब्र का बांध क्यों ना टूटे और क्यों जनता बार बार उन्हीं वायदों और सब्ज़बाग में फंसती चली जाए जो मोदी जी बार बार या हर 5 साल के बाद दिखाते चले आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बार ग्राउंड ज़ीरो की भी रिपोर्ट देखनी चाहिए और इसलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे अहमदाबाद, जहाँ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार गिरीश जोशी बेखौफ बोलते हैं और मोदी जी की ऐसी कोई फाइल नहीं है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी नब्ज़ पर गिरीश भाई का हाथ ना हो। गिरीश भाई के पास चलते हैं कि जनता क्या वाकई नाराज़ है मोदी जी से। गिरीश जी, क्या जो जनता है, गुजरात की जो जनता है आज की तारीख में सरकार से नाराज है, गुजरात की सरकार से नाराज दिखती है आपको, इस वजह से सड़कों पे दिख रही हो? बेसिकली अगर हम देखें तो एंटी इनकम्बेंसी तो 5 साल पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी लेवल तक भी पब्लिक की बहुत नाराजगी थी, काम हो नहीं पा रहे थे। लेकिन इस भरोसे पे उन्होंने वो डैमेज कंट्रोल किया कि आनंदीबेन को हटा के वो विजय भाई को ले आए। विजय भाई के बाद भी कोई पोजीशन में ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई नहीं और उसके बीच में विजय भाई के टाइम पे काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कोरोना हुआ, फिर ये नोटबंदी हुई। अब इस सारा ये एक्यूमुलेट होके पब्लिक को अब समझ में आ रहा है कि इनके पास सिर्फ प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस नहीं है।
तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पे काम कर रही है, उसका शायद रिएक्शन इस वक्त बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जब आनंदीबेन को से इस्तीफा लिया, फिर विजय रूपानी से इस्तीफा लिया, उसके बाद भूपेंद्र पटेल को लाए, पूरी कैबिनेट बदल दी, तो क्या ये जो नई कैबिनेट मोदी जी ने बनाई है या नया मुख्यमंत्री जो दिया है भूपेंद्र पटेल, ये भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं कर पाए जनता को? जनता के जो उम्मीदें थी उस पर खरे नहीं उतर रहे ये जो मुख्यमंत्री मौजूदा हैं पटेल साहब? नहीं, भूपेंद्र पटेल का अगर इनके इनर सर्कल बात करें, मैसेज दिया था जो काफी चढ़ के ये लोग ग्राउंड तक बता रहे थे कि हमारे यहाँ कॉमन से कॉमन आदमी भी रात को सीएम बन सकता है, रात को मिनिस्टर बन सकता है, ये हमारा भाजपा का कल्चर है। लेकिन उसके बाद इनको वो जो विजय रूपानी को जिस तरह बड़ा ही अनसेरेमोनियल वे में पूरी मिनिस्ट्री को उड़ा दिया था, उधर से जब मैसेज आने लगा तब समझ में आया कि ये नहीं हो सकता, अगर आज हमको सीएम बनाएंगे तो कल हटा भी सकते हैं। तो उनकी भी जॉब सिक्योरिटी जैसा तो कुछ रहा नहीं है। और उससे बड़ी बात क्या है कि जो लोकल लेवल पे इन्होंने सैलरीज के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे, कन्वीनियंस के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करे, तो छोटा छोटा आदमी रिक्रूटमेंट में आप देख रहे हो, एग्जाम्स ले ली, उनका पैसा भरा, लड़कों ने मेहनत करी, फिर पेपर फूट गए, उसके बाद कोई भी कंसोलेशन का मैसेज नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से कि चलो हमारी गलती हो गई, अब इसको 6 महीने के बाद करेंगे। तो ये सारा एक्यूमुलेट हुआ है। अब ये वोल्केनो है, कैसे इरप्ट होगा ये देखो। जो भी विपक्ष की रैलियां हैं उसमें जन सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन बीजेपी की जो बड़े बड़े नेता हैं, मोदी जी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं, इन नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की रैलियों में कुर्सियां खाली दिख रही। तो जनता जो है वो विपक्ष को सुन रही है। तो ये जो जनता आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये जनता वो है जो मोदी की ये जो नई सरकार जो उन्होंने बनाई है भूपेंद्र पटेल की, उससे भी नाराज है, पुरानी सरकारों से भी नाराज थी? ना, बिल्कुल ये पोजीशन ऐसी, ये जो आ रही है भीड़, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। और भाजपा के उसमें जैसे आपने देखा कि वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें नर्स की स्टूडेंट्स जो नर्स थी उनको ले गए, फिर उनको बाहर नहीं निकलने दिया। तो ये लोग जो पहले अरेंज कर पाते थे, अब वो मुश्किल हो रहा है। अब वो पब्लिक, अगर वो जाते भी हैं, अगर वैसे माना जाए इंटरनल सर्कल में जो बता रहे थे कि विजय रूपाणी का जो एंटी इनकम्बेंसी था उसको क्लियर करने के लिए इन्होंने मिनिस्ट्री बदल दी ताकि वो पब्लिक में जा सकें, क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी थी कि उनके सिटिंग एमएलए तो कुछ काम नहीं किया था, तो वो पब्लिक में जा नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा रिफेब्रिकेट करते हैं ताकि वो पब्लिक में जाके कम से कम अपनी बात कर पाए। लेकिन अब जनरल परसेप्शन पार्टी का ही डल हो गया है, तो ये दिक्कत हो रही है कि वो पार्टी के आदमी से बात करने को रेडी नहीं। जो बीजेपी के खिलाफ वोट है, क्या वो दोनों पार्टियों में बट रहा है? या आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी क्या सिर्फ कांग्रेस के वोट काट रही है या बीजेपी के वोट काट रही है? क्या लग रहा है आपको? नहीं, पिक्चर बहुत क्लियर है। इस वक्त जो इनका गेम है कि दोनों पार्टियां अपनी जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत मार्जिन वाला जो गेम था वहां पे अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो ये सीधा सा हिसाब है कि रूरल में ये कांग्रेस का वोट काटेंगे, अर्बन के अंदर ये लोग भाजपा का वोट काटेंगे। तो अब ये कोशिश ये हो रही है, जैसे अभी कच्छ के अबड़ासा में ये हुआ कि रात को वो जो खड़ा था आपका कैंडिडेट, उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं भाजपा की फेवर में, मैं भाजपा में जा रहा हूँ। अब ग्राउंड पे ये हुआ कि वो लोग नाराज नहीं थे इसलिए उन्होंने आपको सपोर्ट किया था, तो जो पटेल थे उन्होंने अपने आप से डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, तो फिर हम इंडिपेंडेंट को वोट देंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। तो ग्राउंड में पोजीशन कभी भी किसी भी वक्त चेंज हो रही है, कुछ भी हो रहा है। जो गेम हो रहा है उसका काउंटर गेम भी हो रहा है और इसमें कांग्रेस भी काफी अच्छी तरह से खेल रही है, ऐसा मेरे को इस वक्त लग रहा है। गिरीश जी, ये जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं गोदी मीडिया के हर बड़े चैनल में, चाहे आप एबीपी देखिए, एबीपी न्यूज देखिए या बाकी चैनल, इंडिया टीवी, आप कितना भरोसा कर रहे हैं इस ओपिनियन पोल में? एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे गुजरात के, आपका क्या असेसमेंट है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि चरण वंदना चल रही है लाइव मीडिया की, तो वो बंगाल में भी हम लोगों ने देखा था कि वो तो बिल्कुल ऐसा पिक्चर दिखा रहे थे कि जैसे 2 मई और दीदी गई, लेकिन फैक्ट वाज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर भी जो ये असेसमेंट कर रहे हैं, इन लोगों का जो सैंपल साइज है ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पे सैंपल साइज अगर आप किसी पर्टिकुलर मोड, क्योंकि रिमोटेस्ट एरिया में तो कोई जा ही नहीं रहा है, जो जा रहे हो बिल्कुल या तो हाईवे या के अप्रोच के गांव में। तो जो हम लोग जो लोकल से बात कर रहे हैं और जो उनके ऑर्गेनाइजर्स उससे बात कर रहे हैं, तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अपने अपने एरिया में कि हमको वोट मिल रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है अभी जो हम लोग यहाँ ग्राउंड में जाके समझ रहे हैं, जो इनके बहुत ही स्टर्न वर्कर्स थे वो बिल्कुल डोरमेंट हो गए, वो यहाँ पे फ्री बैठे हैं, उनको पूछने नहीं जा रहे हैं।
तो उनकी पहली नाराजगी ये थी कि हमने 4-4.5 साल तक इतनी मेहनत करी, अपना पैसा अपना टाइम वेस्ट किया और इन लोगों ने लाके किसी ऐसे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जो जीत ही नहीं सकता है। आज भाजपा की पोजीशन ये हो गई है कि वहां जा रहे हैं तो पन्ना प्रमुख को दिमाग में यही था कि वो प्रमुख है भाजपा का, तो उनको अब दोस्तों ये बात तो एकदम सही है कि जनता पूरी तरह से त्रस्त है और इन 27 सालों में गुजरात की जो तस्वीर है वो सिर्फ इश्तिहारों में बदली है। ज़मीन पर तस्वीर जस की तस है और यही नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण है। पिछले 8 सालों में तीनों मुख्यमंत्री पूरी तरह फ्लॉप हुए हैं मोदी जी के नाम पर। लेकिन यहाँ पर ये जो अंधेरा है, विकास का अंधेरा कह लीजिए, संसाधनों का अंधेरा कह लीजिए, वायदों का अंधेरा कह लीजिए, इस अंधेरे के बीच जो चमक मोदी जी को दिख रही है आज भी, उस चमक के पीछे अगर कोई चेहरा है तो ये शख्स है, जी हाँ, अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल को लेकर ऐसा लगता है टीम अमित शाह को या भाजपा के चाणक्य को कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो नए एंट्री हैं इस वक्त गुजरात में, उन्होंने इस चुनाव को त्रिकोणीय जो बनाया है उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। ये सोचना है बीजेपी के थिंक टैंक्स का, ये सोचना है गोदी मीडिया के संपादकों का, पॉलिटिकल पंडितों का जो मोदी जी के साथ खड़े। उनका ये मानना है कि वोट का डिवीजन है, भले ही बीजेपी के खिलाफ वोट इस बार ज़्यादा पड़ेगा लेकिन वो वोट बटेगा। और ये वोट का जो डिवीजन है कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में और बीजेपी में, इसका एडवांटेज मोदी जी को मिलने वाला है। लेकिन इस गणित का कोई स्पष्ट आधार नहीं है। अब सूत्रों का ये कहना है कि शहरी इलाकों में जहां पर आम आदमी पार्टी चोट पहुंचा रही है भाजपा को, वहां पर बीजेपी एक एक सीट पर आम आदमी पार्टी से निपट रही है। और कई ऐसे कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी को जिनको धमकाया गया है, डराया गया है, जिनसे नामांकन तक वापस हुआ है। सूरत एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो एक तो स्ट्रैटेजी है, दूसरा आम आदमी पार्टी को शहरों में धंसने लड़ने नहीं दिया जा रहा। बीजेपी की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी उन इलाकों में लड़े, उन सीटों पर लड़े, उन असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में धंसे घुसे जहां पर कांग्रेस सक्रिय है। यानी अमित शाह चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो धार है तलवार की या झाड़ू जो है वो कांग्रेस पर चले, पंजे पर चले, कमल बचा रहे। अब ये एक स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है कि इस पर मैं फिर एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा क्योंकि इन डेप्थ जाना होगा। और इस जीत की जो चाबी है वो इसी खेल में छुपी है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ज़्यादा काटती है या बीजेपी को, और जिसको ज़्यादा काटा वही मर गया। बहरहाल ये आज का वीडियो था और मेरा मानना है कि गुजरात की ये जो जंग है अभी और तेज़ होगी क्योंकि ये पीक पर पहुंच रही है, चरम पे पहुंच रही है। 1 तारीख को वोटिंग है, 5 तारीख को वोटिंग है और फिर 8 तारीख को नतीजा आना है। बहुत कम समय रह गया है और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अपडेट देता रहूं क्योंकि ये जो चुनाव है बहुत ही डिसाइसिव, बहुत ही निर्णायक है मोदी जी के लिए। कि गुजरात गया तो दिल्ली जाते देर नहीं लगेगी। इसलिए कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट 2024 के फाइनल पर होगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आइडिया देते रहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा ये भी आप बताइए और बेल आइकॉन जरूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, गुजरात तक मैसेज पहुँचे कि कम से कम जो वोटर है वो एक बार इस वीडियो को देखे तो उसको पता लगे कि पर्दे के पीछे लड़ाई क्या है। तो ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो ये था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।